गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज पुनः मैं अपना एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, रिप्रोडक्शन या जनन। जनन क्या होता है, जीवों में जनन कैसे होता है, जनन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, और वास्तव में सृष्टि का जो विकास हुआ तो सबसे पहले जीव जो पैदा हुए वो जनन की क्रिया द्वारा ही पैदा हुए होंगे। अब कौन सा जनन किए, किस प्रकार का जनन किए, आइए इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम जनन या रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, कोई भी इंडिविजुअल्स हो, वो अपनी पूरी लाइफ में कभी ना कभी जनन जरूर करता है। और जनन के विषय में अगर डेफिनेशन देखी जाए तो आपको मिलेगा कि प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। अपने ही समान संतान उत्पन्न करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक जीवधारी में कौन आता है, तो जीवधारी का मतलब होता है जीवन को धारण करने वाला, अर्थात ऐसा कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई सजीव होगा जिसमें जीवन पाया जाएगा। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और आपको एक सेंटेंस दिलाएं, हमने कहा कि उसमें जीवन होना चाहिए, जीवन बोले तो लाइफ होना चाहिए। अब देखिए अगर जनन की प्रक्रिया है तो उसमें जीवन होगा, क्योंकि जीवन केवल सजीवों में होता है और सजीव ही जनन की प्रक्रिया करते हैं। तो जीवन की परिभाषा अगर पूछी जाती है तो प्रायः हम कहते हैं कि जिनमें सभी जैविक क्रियाएं, कौन सी क्रिया, जैविक क्रियाएं होती हैं। अब जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं वो सब के सब कैसे होंगे, सजीव होंगे। और जो सजीव होगा वही क्या करेगा, जनन करेगा। रिप्रोडक्शन की क्रिया केवल और केवल सजीवों में होती है। इसलिए पूछा जाता है कभी कभी कि सजीव और निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव में बेसिक डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, चीफ डिफरेंस क्या है, जो मुख्य अंतर आपको मिलेगा। कभी भी कोई पूछे तो आप कहिएगा कि अगर वो सजीव और निर्जीव में डिफरेंस कह रहे हैं तो सबसे बड़ा अंतर होता है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे सब में सजीव में जनन की प्रक्रिया जरूर होती, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। अब देखिए हमने कहा कि जीवन किसे कहते हैं, तो जिनमें सभी जैविक क्रियाएं होती उन्हें हम सजीव कहते हैं, उसे हम जीव कहते हैं, उसे हम प्राणी कहते हैं, उसे हम जीवधारी कहते हैं, अन्य नामों से जानते हैं। अब चाहे प्राणी कहिए, चाहे जीवधारी कहिए, चाहे जीव कहिए, चाहे सजीव कहिए, इन सब में कहीं ना कहीं जनन की प्रक्रिया होती है। और जैविक क्रिया में देखेंगे तो इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। पहला तो आपको जनन मिला, दूसरा मिलेगा पोषण, तीसरा मिलेगा उत्सर्जन, चौथा मिलेगा वृद्धि, पांचवा मिलेगा विकास, वृद्धि, विकास और संवेदनशीलता मिलेगी, पोषण मिलेगा, जनन मिलेगा, आदि क्रियाएं मिलती हैं। तो इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, जैविक क्रिया। और जैविक क्रियाएं जिसमें होती हैं उसे हम सजीव कहते हैं, जिनमें जैविक क्रिया नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। अब आ जाइए मेन पॉइंट पे। टॉपिक हमारा है जनन, और जनन को हम डिफाइंड कर रहे हैं। तो हमने लिखा कि प्रत्येक जीवधारी अपने ही समान क्या करता है, संतान उत्पन्न करता है। अब नोटिस करिए आप क्या कर रहा है, वास्तव में जो जनन है वो कैसी प्रक्रिया है, तो जैविक प्रक्रिया है। तो प्रत्येक जीवधारी अपने जीवन की किसी ना किसी अवस्था में अपने ही समान जो संतान उत्पन्न करता है उसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब जनन को अगर देखा जाए तो जनन मुख्यतः जीवों में दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता, दो प्रकार का। तो रिप्रोडक्शन की परिभाषा तो ये हो गई कि प्रत्येक जीवधारी, हम कंप्लीट डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक जीवधारी
अपनी भावी पीढ़ियों को बनाए रखने के लिए अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक जीवधारी क्या करेगा? अपने ही समान और कैसा? भावी पीढ़ियों बोले तो आगामी पीढ़ी, जो नई जनरेशन आ रही है, उसको बनाए रखने के लिए कि हमारा वंश लगातार चलता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी क्या करता है? अपने ही समान। यहां शब्द पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। कह रहा अपने ही समान संतान उत्पन्न करने से आशय क्या है कि अगर मनुष्य है तो मनुष्य से कौन पैदा होगा? मनुष्य ही पैदा होगा। अब ये विचार में मत लाइएगा, गाय है तो गाय से गाय का ही जन्म होगा, कुत्ता है तो कुत्ते से कुत्ते का ही जन्म होगा। ऐसा नहीं है कि जानवर है, गाय है, उससे हाथी पैदा हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमेशा क्या होगा कि अपने ही समान संतान उत्पन्न करेंगे और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें, देखिए इसके बाद आप देखिए जनन के प्रकार की बात करते हैं। तो जनन आपको जो मिलेगा वो 2 प्रकार का होगा। जनन के प्रकार, अब जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। इसे आप इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार, तो जनन कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहले वाले जनन को कहते हैं आप अलैंगिक जनन, और दूसरा जो होता है उसे आप कहते हैं लैंगिक जनन। ध्यान दीजिएगा आप, पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और लैंगिक जनन को क्या बोलते हैं? इसे आप कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, देखिए कह रहा है, पहले इसको डिफाइन करते हैं हम। अलैंगिक जनन, आ मतलब होता है, यहां जाइए, आ मतलब होता है बिना, आ मतलब बिना, और लैंगिक मतलब होता है लिंग के। किसके? बिना लिंग के। क्वेश्चन देखिए बदल रहा है यहां। आ मीन्स बिना और लैंगिक मीन्स लिंग के। बिना तो समझ में आ रहा है, लेकिन लिंग क्या आशय है? तो लिंग से तात्पर्य है 2 प्रकार का होता है। एक होता है नर और दूसरा होता है मादा। नर को आप इंग्लिश में कहते हैं मेल और मादा को आप कहते हैं फीमेल। अगर हम एनिमल्स की बात करें, इन रेफरेंस टू एनिमल्स अगर बात करते हैं, तो इसी नर को जो इसका गैमीट्स होता है, जो इसका युग्मक होता है, उसे हम डिनोट करते हैं, लिखते हैं स्पर्म। और जो फीमेल होता है, इसका जो जनन अंग मुख्यतः होता है वो होता है ओवा। क्या होता है? ओवा। इसे हिंदी में कहते हैं आप शुक्राणु और इसे आप हिंदी में कहते हैं अंडाणु। अब देखिए ये तो हो गया अलैंगिक जनन। कह रहा बिना लिंग के, अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसमें ना तो नर हो ना मादा हो, कोई एक जीवधारी हो और अकेला वही जीव अपने ही समान नए जीव का निर्माण कर दे। परंतु ध्यान रहे, याद रहे आपको क्या, कि अलैंगिक जनन की क्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नर और मादा युग्मकों या नर और मादा की जरूरत नहीं होती है। अर्थात कि बिना, यहां ध्यान दीजिएगा, बिना संयुग्मन
या यूं कह सकते हैं कि बिना फ्यूजन के ही नए जीव का निर्माण हो जाए। अब आप पूछेंगे कि बिना नर और मादा के जीव कैसे बनेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए होता है, जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको छोटा सा दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल आपको दिखाएं तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में सपोज दैट मान लेते हैं ये कोई एक प्लांट है, कोई प्लांट क्या मान लेते हैं, एक शुगर केन है, गन्ना है, और गन्ने का एक पार्ट है, ओके। अच्छा, अब गन्ने में तो नर मादा होता नहीं कि डंडा देख करके, इसकी स्टिक को, पार्ट को देख करके, प्लांट को देख करके आप कहेंगे नहीं सर ये तो नर है, ये मादा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये वाला भाग ध्यान देंगे तो इसमें इस भाग को बोलते हैं अंग्रेजी में नोड, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं इंटरनोड, ओके, नोड और इंटरनोड बोलते हैं। अब आप गन्ने को क्या करिए, यहां से एक पार्ट को काट दीजिए, या इस बड़े वाले भाग को हमने काट दिया, काट करके निकाला तो पता लगा क्या कि एक दो पार्ट हमको एक फ्रेगमेंट इसका पूरा मिला। कुछ समय बाद जब इसको आप मिट्टी में डाल देंगे तो देखेंगे कि यहीं से कुछ नया स्ट्रक्चर निकलता है, और ये संरचनाएं आगे बढ़ करके क्या करती हैं, नए गन्ने का निर्माण कर देती हैं, नया शुगर केन बना देती हैं। एक हो गया। और दूसरा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मतलब कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया बहुत छोटे से जीवों से लेकर के उच्च कोटि के पौधों तक पाई जाती है। सपोज दैट ऐसे आपको बताएं, गुलाब की टहनी देखे होंगे, काट करके लाइए अपने घर लगा दीजिए। अब उसमें मेल फीमेल तो है नहीं, लेकिन लगा दिया आपने तो कुछ दिन बाद जो जर्मिनेट किया, बड़ा हुआ, और बड़ा होकर के नए प्लांट का निर्माण कर देता है। अमीबा का नाम सुने होंगे, अमीबा एक जीव है, उसका नाम सुने होंगे, यूग्लिना का नाम सुने होंगे। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनमें अलैंगिक जनन द्वारा क्या होता है, जीव का निर्माण होता है। मेनली आपको इतना जानना है, ऐसा जनन जिसमें नर और मादा युग्मकों के बिना फ्यूजन, बिना संयुग्मन के ही नए जीव का निर्माण हो जाए। उसमें शरीर भाग ले सकता, पूरा अकेला एक ही जीव होगा, और उस पूरे जीव में, एक ही जीव में उसकी कोशिका विभाजित हो जाएगी, वह पूरा बॉडी विभाजित हो सकता है, या वह पूरा का पूरा क्या कर सकता है, टूट जाएगा, टूट करके नए जीव का निर्माण करेगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ें तो अलैंगिक जनन भी निम्न प्रकार के होते हैं, अर्थात अलैंगिक जनन की प्रक्रिया निम्न तरह से होती है। कुछ आपको बताएं, जैसे पहला एक विधि है इसकी विखंडन विधि। कौन सी विधि, विखंडन विधि। अच्छा, दूसरी विधि कौन सी है, दूसरी विधि है मुकुलन विधि, मुकुलन विधि। और तीसरी विधि इसकी आप देखेंगे, तीसरी विधि इसकी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा बीजाणु, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन विधि। अच्छा, चौथी विधि अगर आप देखेंगे तो पुनरोद्भवन, पुनरोद्भवन विधि। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो इसकी विधियां, अर्थात अलैंगिक जनन इन निम्नलिखित विधियों द्वारा हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन होगा, बाय बडिंग होगा, बाय स्पारुलेशन होगा, बाय रीजनरेशन होगा। ये मेथड है, इन मेथड के द्वारा क्या होगा, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी। अब इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। आगे दूसरी हेडिंग हम देख लेते हैं, लैंगिक जनन। क्या देखेंगे, लैंगिक जनन। तो एक शब्द यहां लिखते हैं, लैंगिक जनन लिखा गया है, इसको कहते हैं आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दूसरा है, जनन का दूसरा प्रकार है। अब देखिए लैंगिक जनन, लैंगिक में कह रहा है कि जब लिंग हो, और लिंग को बोलते हैं अंग्रेजी में सेक्स, और सेक्स में अभी हमने आपसे चर्चा किया, क्या कहा कि इसमें दो जीव होंगे, एक हमेशा क्या होगा, मेल होगा, और दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। अच्छा, मेल को आप हिंदी में कहते हैं नर, और फीमेल को कहते हैं आप मादा। अब देखिए लैंगिक जनन में क्या होगा कि नर और मादा जब ये दोनों मिलेंगे, मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे, तो इनके मिलने के उपरांत जब नए जीव का निर्माण होगा तो उस प्रक्रिया को आप बोलेंगे लैंगिक जनन। अर्थात आप कह सकते हैं कि लैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक नर और एक मादा, अर्थात दो जनकों की आवश्यकता होती। जब दोनों जनकों के बीच संयुग्मन होगा, फ्यूजन होगा, तो नए जीव का निर्माण होगा। लेकिन ऐसा नहीं कहना है कि एक मेल दूसरा फीमेल एक दूसरे से मिल गए तो जनन हो गया, बिल्कुल नहीं। अब देखिए मेल में क्या होगा, यही एक बनेगा जिसको कहते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं, युग्मक बनाएगा, और युग्मक क्या होगा,
स्पर्म होगा। क्या होगा? स्पर्म होगा। और मादा में दूसरा युग्मक होगा, इस मादा युग्मक को कहेंगे आप ओवा। क्या बोलेंगे? ओवा। अगर एक वचन है, सिंगुलर है, तो स्पर्म, और मल्टीपल होगा तो स्पम्स होगा, और ये ओवा है मल्टीपल फॉर्म में जाएगा तो इसका क्या होगा? ओवम होगा। ओके, तो अब कह रहा है कि एक स्पर्म है और दूसरा ओवा है। स्पर्म को प्राय देखिए, ध्यान दीजिए, तो ऐसे कुछ हम डिनोट कर सकते हैं। ये स्पर्म हो गया और ये क्या हो गई? हमारी ओवा सेल हो गई। ओके, अब क्या होते हैं? ये हमेशा कैसे होते हैं? तो अगुणित। अगुणित मतलब क्या होता है कि गुणसूत्र हमेशा किस में पाए जाते हैं? तो आपको मिलेगा कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? हमेशा पेयर में होते हैं। और पेयर में बोले तो ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इनमें 46 में इसका आधा जो होगा इसको n कहेंगे, और जब पूरा रहेगा तो इसे 2n कहते हैं। और इसी 2n को आप डिनोट करते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं डिप्लॉयड या द्विगुणित, और इसे कहते हैं आप हैप्लॉयड या अगुणित। तो अगुणित, अब जो स्पर्म होता है इसे हिंदी में आप कहते हैं क्या? शुक्राणु, और इसे कहते हैं आप अंडाणु, या इसी अंडाणु को आप क्या और बोल देते हैं? एग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग सेल। अब देखिए, एक अंडाणु ने क्या किया? एक शुक्राणु से फ्यूज किया। तो जब एक अंडाणु, ये कैसे है? यन में है, यह भी किस फॉर्म में? यन में है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है कि जब एक स्पर्म क्या किया? एक ओवा से फ्यूज किया, इसका इससे हमने फ्यूजन करा दिया। ये यन था, ये यन था, ये अगुणित है, ये अगुणित है। अब जब दोनों एक दूसरे से क्या किए? फ्यूज किए, तो यन और यन मिलकर के क्या बना लिया? 2n कंडीशन। अर्थात अगर इसमें 23 क्रोमोजोम्स हैं तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स भी कितने होंगे? 23, 23 ही होंगे। और जब टोटल मिल गया तो ये कितने हो गए? 46 हो गए, 46 हो गए। अब जो नई संरचना बनी इसको हम हिंदी में कहते हैं युग्मनज, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं हम जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। तो अब देखिए, जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी तो उसमें एक नर होगा, दूसरा मादा होगा, तो एक मेल गैमीट, दूसरा फीमेल गैमीट, ये एक दूसरे से फ्यूज करेंगे और क्या बनेगा? एक द्विगुणित संरचना बनती, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ये हो गया। अब लैंगिक जनन की प्रक्रिया में अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आप ध्यान दीजिएगा कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में इसके आधार पर जो जंतु होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक लिंगी जंतु, एक लिंगी जंतु, और दूसरा होता है द्विलिंगी जंतु, द्विलिंगी जंतु। देखिएगा, एक लिंगी जंतु और द्विलिंगी जंतु, नाम से देखिए बहुत क्लियर हो रहा। इसे आप कहते हैं एक लिंगी जंतु, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिसेक्सुअल, और इसे कहते हैं आप बाईसेक्सुअल। ओके, यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल। अब देखिए, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। कह रहा एक लिंगी जंतु अर्थात ऐसे जंतु जिनमें केवल एक ही लिंग हो, जैसे हम कैसे हैं? मेल हैं, और दूसरा कोई हमारा अपोजिट लिंग वाला कौन सा होगा? फीमेल होगा। तो एक लिंगी से तात्पर्य क्या हुआ? ऐसे जीवधारी जिनमें केवल एक ही लिंग पाया जाए, या तो नर होगा वो या फिर मादा होगा, दोनों नहीं हो सकते, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, दोनों नहीं होंगे। हाँ, अपवाद मिलेगा तो वो बाद में बात करेंगे। तो एक लिंगी जंतु ऐसे जंतु जिनमें केवल क्या हो? नर हो, क्या हो? नर हो या क्या हो? मादा हो। तो जिनमें केवल नर या मादा होता है, ऐसे जंतु को हम कहते हैं एक लिंगी जंतु। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या? मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, लोमड़ी, जितना आप देख रहे हैं स्तनधारी, लगभग सभी कैसे हैं? एक लिंगी होते हैं। अर्थात एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होगा। और दूसरे पे आ जाइए, द्विलिंगी जंतु, बाइसेक्सुअल एनिमल्स, इन्हें क्या कहते हैं? ऐसे जंतु जिनमें नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों एक ही पार्ट में, एक ही शरीर में पाए जाएं, उन्हें हम कहते हैं द्विलिंगी जंतु। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप समझिए, एक जंतु है जिसका नाम है केचुआ। केचुआ, इसे आप कहते हैं अर्थवार्म। क्या बोलते हैं? अर्थवार्म। तो केचुए को आप ध्यान से देखेंगे तो अगर केचुए को आप देखें ध्यान से
देखिएगा, मान लीजिए कि ऐसे एक केचुआ है, ओके, और ये मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में क्या होता है, बटा होता है। तीनों खंडों में यहीं कहीं क्या होगा, मेल पाया जाएगा और इसी में एक जगह क्या पाया जाएगा, फीमेल। तो नर और मादा दोनों गैमीट का निर्माण करते हैं, अर्थात इनमें स्पर्म भी बने और ओवा भी बने, दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स एक ही शरीर में जब बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी जंतु। एक केचुआ हो गया, दूसरा नाम सुने होंगे आप लीच का, जिसको आप क्या बोलते हैं, जोंक। एक नाम सुने होंगे आप जंतु है हाइड्रा, ये भी कैसा होता है, द्विलिंगी जंतु होता है। तो जोंक हो गया, केचुआ हो गया, हाइड्रा हो गया। अगर ऐसे देखें तो दुनिया में मानव में तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन छोटे जीवों में ऐसा आपको मिलेगा, फैसियोला हेपेटिका मिलेगा। ऐसे जंतु होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, एक ही जीव के अंदर, एक ही शरीर के अंदर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और वही समय आने पर नर और मादा जब गैमीट या युग्मक मैच्योर हो जाते हैं तो एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, फ्यूजन की क्रिया कर लेते हैं और नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से एकलिंगी और द्विलिंगी। हाँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको दिखेगा तो आप कमेंट करिएगा, फिर हम प्रयास करेंगे आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का। बाकी का लेक्चर नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू, दैट्स ऑल।